हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस अकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो है कि घटना चक्र दृष्टि 2023 जो आती है वार्षिक जो है कि इसका संकलन, जिसमें आप देखेंगे 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक के सारे करंट अफेयर्स अपडेट्स होते हैं। और यह सामान्यतः टारगेट की गई है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो परीक्षा है आपकी 14 मई को आयोजित होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रख के पहली जो है कि क्लास हो चुकी है नेशनल की, और आज ये सेकंड पार्ट होगा नेशनल का, जिसमें पूरा नेशनल कवर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो इसी तरीके से हम लोग इसको 3 से 4 दिन में कवर कर लेंगे। और साथ ही साथ घटना सार जो वार्षिकी आती है 2023, कुछ लोगों को वो पसंद आती है पढ़ने में और कुछ लोगों को ये पसंद आती है। हालांकि दोनों ही किताबें अपनी जगह दोनों बहुत अच्छी हैं। अगर आप लोग घटना सार की भी क्लास देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे घटना सार करंट अफेयर्स वार्षिकी के नाम से है, जिसमें 4 से 5 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो उनको आप देख के एक्सेस कर सकते हो। घटना सार का करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हो और घटना चक्र का भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक से, जो कल हम लोगों ने नेशनल में आधा कवर कर लिया था और आधा जो बचा था वो आज कवर हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022। आज हमारा यही टॉपिक रहेगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग वर्ष 2018 से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को संचालित कर रहा है, यानी कि ग्रामीण स्तर पे जो स्वच्छता का सर्वेक्षण होता है उसे संचालित कर रहा है। और एसएसजी यानी क्या हो गया, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, वर्ष 2018 में 7,000 गाँवों और 2019 में 17,000 गाँव और लगभग 2022 में इसने 17,559 गाँवों को कवर किया था। और एसएसजी 2022 को राज्यों और जिलों के परामर्श से इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड यानी इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया। तो आइए इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको समझते हैं। 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है। और यह सर्वेक्षण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्ण किया गया है। इस सर्वेक्षण में देश भर के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, 3 कौन से हैं जो इसमें शामिल नहीं हुए, उसमें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप, ये तीनों ही यूनियन टेरिटरी इसमें शामिल नहीं हुए। इनको छोड़ के 709 जिलों के 17,559 गाँवों को शामिल किया गया है, क्योंकि सामान्यतः इन तीनों ही यूनियन टेरिटरीज में गाँव देखने को मिलते ही नहीं है हमें। बाकी सब में तो गाँव मिलेगा, लेकिन इन तीनों में गाँव नहीं है, बल्कि तो शहरी कस्बे होते हैं, इसलिए इनको छोड़ा गया है। तो देश भर के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र रैंकिंग में अगर हम यूपी की बात करेंगे तो ये अंतिम स्थान यानी 18वें स्थान पे थे, जबकि बिहार ये है आपका अंतिम स्थान पे 32वें स्थान पर आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि यूपी की जो रैंकिंग है वो कौन सी है, 18वीं है, और बिहार की कौन सी है, 32वें नंबर पर है। तो यहाँ पर यह बात समझते हैं कि शीर्ष रैंकिंग किसे मिली। तो 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शीर्ष बड़े राज्य थे उनमें जो है तेलंगाना को सबसे अधिक क्या मिली है, पुरस्कार राशि के रूप में 5 करोड़ जो है कि मिला है। तो तेलंगाना को यहाँ पर पहली रैंकिंग मिली, बस आप इतना जान लीजिए। और छोटे राज्यों की बात करेंगे तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पहली रैंकिंग दी गई। और आगे देख लेते हैं हम लोग, और इसमें क्या देखने को मिलता है। अगर बात करें जिलों की कि कौन सा जिला शीर्ष पर रहा, तो भिवानी हरियाणा ये जो है कि शीर्ष पर रहा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला राज्य जो था वो उत्तर प्रदेश था, क्योंकि इसमें मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक रिकॉर्ड जो है कि डिटेल्स मिली यहाँ पर। और मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी करने वाला भी जिला अगर बात करें तो ये कानपुर देहात है। कानपुर नगर अलग जिला है, कानपुर देहात अलग जिला है, दोनों एक दूसरे के नज़दीक ही हैं। लेकिन स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की बात करेंगे हम लोग, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणाम घोषित किए। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की प्रथम वर्षगांठ को मनाया। इसके अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 4,354 शहरों का आकलन किया, जिसमें 62 छावनी थी और 91 गंगा किनारे बसे हुए शहर थे। इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 7वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 7वां, और विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण भी यह बन गया। क्योंकि सबसे बड़े शहरी स्वच्छता क्यों बना, क्योंकि इसमें मैक्सिमम शहरों को कवर किया गया था। तो देखते हैं इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में लगातार छठी बार इंदौर को फिर से जो है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, क्लीनेस्ट सिटी। छठी बार इसको यह रैंकिंग मिली है। और शीर्ष 10 रैंकों की जो 10 शहरों की रैंकिंग है वो इस प्रकार है। तो सबसे नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो इंदौर आता है, और नंबर 2 पे सूरत आएगा गुजरात का। बात करते हैं अगर यूपी की, तो यूपी का कोई भी नंबर सुपर 10 में नहीं है, सुपर 10 में नहीं देखने को मिलता है, और 1 से 10 लाख के बीच में देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं अगर हम, इसी में
शहरी निकाय जो है कि ये आपके स्थानीय वगैरह, तो इसमें हमारा कोई खास काम नहीं है यहाँ पर। देखिए जो हमारे काम का होगा केवल हम उसे ही बस देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 100 शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। और ओवरऑल में जो रैंकिंग प्राप्त हुई, अभी हमने आपको बताया कि इंदौर तो पहले फिर से जो है कि ले गया ये प्राइज़, यानी छठी बार। और आगे देख, प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत 3 शहरों यथा सूरत, इंदौर और मुंबई को दिव्य यानी प्लेटिनम की श्रेणी में रखा गया है, जबकि गोल्ड की श्रेणी सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर, प्रेरक दौड़ सम्मान। तो इसमें यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड यानी अनुपम की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त सिल्वर श्रेणी में अगर हम बात करेंगे तो 2 शहर शामिल हुए, मथुरा और अमरोहा, जिसको हम गजरौला के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में और भी जानकारी हम कलेक्ट करें। इंदौर ने भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में उभरकर अपनी स्थिति को मजबूत किया, यानी यह एकमात्र शहर ऐसा है जिसको 7 स्टार की रेटिंग मिली है। बाकी सभी 6 शहरों को सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम, तिरुपति को 5 स्टार कचरा मुक्त शहरों के नाम से रेटिंग दी गई है। अगर हम यूपी के सेंस में बात करें तो कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत गाजियाबाद और लखनऊ को 3 स्टार रेटिंग के रूप में प्रमाणित किया गया है कि लखनऊ और गाजियाबाद आपके 3 स्टार शहर की श्रेणी में शामिल होते हैं। और आगे हम बात करेंगे टॉप मोस्ट 5 ऐसे गंगानगर जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, जिनकी जनसंख्या भी क्या है 1 लाख से कम और 1 लाख से अधिक। तो पहले हम समझेंगे 1 लाख से अधिक में कि जो गंगा शहर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं और गंगा के किनारे बसे हुए हैं, उसमें जो पहला नंबर मिलता है वो हरिद्वार को मिलता है, लेकिन दूसरा नंबर हमारे उत्तर प्रदेश की झोली में आता है वाराणसी के रूप में, और तीसरा नंबर जो है कि उत्तराखंड के ऋषिकेश को जाता है, और चौथा नंबर प्रयागराज उत्तर प्रदेश को फिर से मिलता है। तो आपको याद रखना है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या में गंगा शहर में पहला प्राइज़ हरिद्वार को मिलता है, बाकी दूसरा और चौथा वाराणसी और उत्तर प्रदेश को प्रयागराज को मिलता है। अगर हम बात करें 1 लाख से कम, तो इसमें आप देखोगे शुरू के तीनों स्थान ही आपको यूपी को मिल जाएगा 1 लाख से कम में। बिजनौर पहला, कन्नौज दूसरा और तीसरा गढ़मुक्तेश्वर। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बातें। और आगे देखते हैं कि अगर कौन सी छावनी को हम सबसे स्वच्छ घोषित करते हैं, तो महाराष्ट्र स्थित देवलाली छावनी भारत की सबसे स्वच्छ जो है कि यह छावनी घोषित की गई है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, और आगे यहाँ पर समझते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में प्रदेश के 4 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ। गाजियाबाद को 12वां, मेरठ को 15, प्रयागराज को 16 और लखनऊ को 17। इसी क्रम में वाराणसी को 21, आगरा को 23 और कानपुर को 29वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे देख लेते हैं भारत पर्यटन सांख्यिकी। जरा पर्यटन के बारे में समझते हैं, टूरिज्म के बारे में कि क्या कहती है टूरिज्म। 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत पर्यटन सांख्यिकी नामक रिपोर्ट यानी इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 नामक एक रिपोर्ट जारी की। ये आंकड़े पर्यटन मंत्रालय के अधीन वार्षिक आधार पर जारी किए थे। कब किए थे? वार्षिक आधार पे। और यह इस रिपोर्ट का 63वां संस्करण था, यानी पिछले 63 वर्षों से इसके संस्करण लगातार जारी किए जाते हैं। यह रिपोर्ट अंतर्गामी और बहिर्गामी पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय, घरेलू विदेशी पर्यटन यात्राओं आदि से संबंधित महत्वपूर्ण और प्रासंगिक सूचनाएं उपलब्ध कराती है। वर्ष 2021 में भारत में 7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए थे, और जिसमें 1.52 मिलियन विदेशी पर्यटक और 5.48 मिलियन अप्रवासी भारतीय यानी एनआरआईज थे। तो कह सकते हो कि एनआरआईज दोबारा अपना इंटरेस्ट जो है कि भारत में दिखा रहे हैं, और ये जो है कि एक हमारी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत भी होगा। यहाँ पर आगे समझते हैं इसको। वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन में 10.6% की वृद्धि देखने को मिली है। यानी अगर हम 20 से 21 की तुलना करेंगे तो 21 में 20 की अपेक्षा 10.6% की वृद्धि देखने को मिलती है। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है कि 2021 में भारत में जो विदेशी पर्यटक आगमन हुए थे, तो 5 कौन से देश थे जहाँ से आए, तो हमें केवल ऊपर के 2 याद रखने हैं कि पहला तो यूएसए यानी अमेरिकी नागरिक भारत में पर्यटन के रूप में सबसे अधिक आए थे, और दूसरे नंबर पे हमें बांग्लादेश को रखना है कि बांग्लादेश दूसरे नंबर पे जो पर्यटन के रूप में भारत में सबसे अधिक है। और अगला अगर हम टॉपिक देखते हैं कि भारतीय नागरिकों के 5 शीर्ष गंतव्य, यानी कि भारतीय नागरिक पर्यटन के रूप में बाहर कहाँ घूमने गए, तो सबसे नंबर 1 पे उनको देखने को मिलता है संयुक्त अरब अमीरात, यानी सबसे पहले वो संयुक्त अरब अमीरात सबसे अधिक गए, और दूसरे नंबर पर आता है आपका यूएसए। तो दूसरे नंबर पर यूएसए है।
और भी इससे संबंधित कोई जानकारी देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये आंकड़ों के माध्यम से बताया जा रहा है कि 10 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिशत हिस्सा जहाँ विदेशी पर्यटन सबसे अधिक आए, तो सबसे अधिक वो पंजाब में घूमने आए थे। कहाँ पे? सबसे अधिक पंजाब में घूमने आए थे। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 4.24% ही केवल आए थे। यानी 100 अगर टूरिस्ट बाहर से आए हैं भारत घूमने, तो उसमें से 4.5 या 4.24% लोग ही केवल क्या है, यूपी में घूमने आए। और अगर हम बात करेंगे कि घरेलू पर्यटक यात्राओं में शीर्ष 10 राज्यों की जो हिस्सेदारी थी, तो उसमें आप देखोगे सबसे नंबर 1 पे आता है आपका मतलब पहले नंबर पे तो आएगा तमिलनाडु और दूसरे नंबर पे आएगा आपका यूपी की 16.19% लोग जो है कि घरेलू पर्यटक के रूप में जगह जगह घूम रहे थे। अब देखते हैं भारत भ्रमण वर्ष क्या है 2023 का। 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत भ्रमण वर्ष 2023 को पहल को लॉन्च किया गया। ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा यह जारी किया गया है और पर्यटन मंत्रालय वर्ष 2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में मना रहा है। इस पहल के तहत देश के विभिन्न पर्यटक स्थलों के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए भारत की अंतर्देशीय यात्रा पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। अब अगला हमारा टॉपिक आता है पीएम श्री स्कूल योजना। क्या है भाई ये? 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना, यानी ये योजना किससे संबंधित है? पूरी तरीके से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि CSS केंद्र की योजना है। पीएम श्री स्कूल यानी पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। क्या नाम होगा इसका पूरा फुल फॉर्म? अगर आप ऐसे लिखोगे SHRI, तो आप देखोगे पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया को मंजूरी प्रदान की गई है। मंजूरी मिलने के बाद ही इस योजना का कार्यान्वयन 5 वर्षों की अवधि 2022-23 से 2026-27 के दौरान किया जाना प्रस्तावित है। तो यह इसकी अवधि भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रहे पीएम श्री स्कूल छात्रों के संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। साथ ही 21वीं सदी के लिए महत्वपूर्ण कौशल से युक्त समग्र और पूर्ण विकसित व्यक्तियों का निर्माण और उनका पोषण करने का प्रयास करेंगे। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। स्मरणीय तथ्य क्या है कि पीएम श्री स्कूल्स देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास के लिए एक नई योजना है। लगभग 14,500 स्कूलों को जो है कि इस योजना के तहत कवर किया जाएगा और उनका विकास किया जाएगा। इसके तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश सरकार, स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित कुछ चयनित मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। ये स्कूल आदर्श या नमूना स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेंगे। साथ ही अपने निकटवर्ती अन्य स्कूलों के मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, यानी अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन भी देंगे कि हम अगर ऐसे डेवलप हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। और भी चीज़ें देखते हैं इसमें और क्या बातें हैं। पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित किया जाए। किस स्कूल के रूप में? ग्रीन स्कूल के रूप में। इसके तहत पर्यावरण अनुकूलन पहलुओं जैसे सौर पैनलों, LED लाइट्स, प्राकृतिक खेती युक्त पोषण वाटिका, अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि को शामिल किया जाएगा। इसी कारण से इन्हें ग्रीन स्कूल की संज्ञा भी दी गई है। एक स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क SQAF यानी स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा, जिसके परिणामों में या मापन के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का उल्लेख भी होगा। और पीएम श्री स्कूलों को समग्र शिक्षा KVS यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन, NVS अर्थात नवोदय विद्यालय समिति के लिए उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से ही लागू किया जाएगा। तो यानी कहीं ना कहीं KVS और NVS का इसमें सहयोग लिया जाएगा। आगे देखते हैं मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी। 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के अडालज स्थित त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी का शुभारंभ किया गया। इस मिशन का उद्देश्य गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना है। तो ये जो योजना है ये केवल गुजरात के स्कूलों के लिए है और इस मिशन की परिकल्पना 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई है और यह मिशन वर्ल्ड बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित भी है। यानी इसमें 10,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि केंद्र सरकार ने दी है, तो इसमें कुछ राशि आपको वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी दी जा रही है। अब अगली योजना हमारी चलती है नमस्ते योजना। आइए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि छोटे में शायद दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को देखने में। चलिए नमस्ते योजना को देखते हैं। क्या है यह योजना? हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 6 दिसंबर 2013 से प्रभावी है। यानी जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग थे पहले जो है कि वो लोग क्या करते थे कि हाथ से मैला वगैरह उठाते थे, तो इसलिए उनकी स्थिति को और भी दयनीय कर दिया गया ऋग्वैदिक पीरियड में और आज भी समाज में उनको बराबरी का हिस्सा नहीं मिल रहा है।
तो ऐसे कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध करके उनका पुनर्वास दोबारा किया जाए और यह अधिनियम अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण, रखरखाव और हाथ से मैला ढोने या नालों एवं सेप्टी टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई में किसी व्यक्ति के नियोजन का प्रतिषेध करता है। उपर्युक्त प्रावधानों के बावजूद अभी भी व्यक्तियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरणों एवं सुरक्षा सावधानियों के नालों और सेफ्टी टैंकों की सफाई हेतु नियोजित किया जा रहा है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी भारतीय शहर मार्च 2024 तक स्वयं को सफाई मित्र सुरक्षित घोषित करें। यानी कि जो भी व्यक्ति सफाई करने वाले होते हैं उनके साथ मित्रतापूर्वक सामाजिक रूप से मानव होने के नाते व्यवहार करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए घोषित किया गया है कि मार्च 2024 तक स्वयं को सफाई मित्र सुरक्षित करें सभी शहर जो है कि। टॉपिक क्या है इसमें डिस्कस करने का कि 17 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को लॉन्च किया गया। तो यह योजना केंद्र सरकार की है। नमस्ते का जो पूर्ण रूप होता है, नमस्ते मतलब हो गया नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, यानी मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक राष्ट्रीय कार्रवाई होगी। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसको सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल के रूप में जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय साथ ही साथ आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। और नमस्ते योजना के वर्तमान चरण में 500 शहरों जो कि अमृत शहरों को कवर करते हुए इसमें शामिल किया जाएगा। शुरू में 500 शहरों को कवर किया जाएगा और इसकी जो अवधि है, अवधि याद रखिएगा कि 360 करोड़ रुपए का जो परिव्यय के साथ 4 वर्षों, कितने वर्ष, 4 वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। इसके उद्देश्य निम्न प्रमुख परिणामों को प्राप्त करना है। कौन कौन से परिणाम इसके होंगे? भारत में स्वच्छता कार्य के कारण किसी की मौत नहीं होगी। स्वच्छता संबंधी सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा संपादित किया जाएगा। किसी भी सफाई कर्मचारी का मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क में नहीं आएगा। और स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूह में एकत्रित करना और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार प्रदान करना। सभी सीवर एवं सेफ्टी टैंक कर्मचारियों की पहुंच वैकल्पिक आजीविका अल्टरनेटिव लिवलीहुड तक होना। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम नमस्ते योजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी होगी। और संरचना के शीर्ष पर कौन होगा? तो राष्ट्रीय नमस्ते निगरानी इकाई, राष्ट्रीय नमस्ते निगरानी इकाई होगी जो कि NSKFDC जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि प्रबंधन निदेशक के अधीन होगी। आगे देखते हैं इसको और हम क्या समझते हैं इसमें कि राज्य सरकार द्वारा राज्य नमस्ते निदेशक के रूप में एक उपयुक्त अधिकारी का चयन किया जाएगा जो राज्य नमस्ते प्रबंधन इकाई का प्रमुख होगा। क्या होगा? इसका प्रमुख होगा। अब अगला हमारा टॉपिक है मंडला, जो कि पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित हो रहा है। ठीक है, इसको घोषित किया गया है तो समझते हैं इसको क्या है। यूनेस्को के अनुसार कार्यात्मक साक्षरता किसी व्यक्ति की उन सभी गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता को संदर्भित करती है जिसमें उसके समूह और समुदाय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है और उसे अपने तथा अपने समुदाय के विकास के लिए पढ़ने, लिखने और गणना का उपयोग जारी रखने में सक्षम बनाती है। तो इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है? 15 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला, पहली चीज़ आदिवासियों से भरा हुआ जिला है मंडला, कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है। यह उपलब्धि के साथ भारत का जो है मंडला वो पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया पूरे भारत का। जिला प्रशासन द्वारा महिला साक्षरता और संपूर्ण साक्षरता के लिए वर्ष 2020 से मंडला में महिला ज्ञानालय और निरक्षरता से आज़ादी अभियान संचालित किया जा रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 अभियान भी चलाए जा रहे थे, महिला ज्ञानालय यानी कि ज्ञान की देवी और निरक्षरता से आज़ादी, ये 2 अभियान ऑलरेडी यहाँ पर संचालित किए जा रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप 2 वर्षों के भीतर यह जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार मंडला जिले की साक्षरता 66.9 थी, जो कि मंडला जिले की पुरुष साक्षरता 77.5 और महिला साक्षरता 56.4 थी। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता टोटल 69% थी, 69.3%, जिसमें पुरुष की साक्षरता 78.7 और महिला की साक्षरता 59.2% थी।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 73.0% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.9% और महिला साक्षरता 64.6%। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एमपी की भी लिटरेसी रेट, भारत की भी लिटरेसी रेट और जो अनुसूचित जाति की लिटरेसी रेट थी वो सारी की सारी यहाँ पे कवर कर ली गई है, क्योंकि ये साक्षरता से संबंधित है तो हो सकता है यहाँ से कोई प्रश्न बन जाए। और भी जानकारी देखिए, भारत सरकार द्वारा देश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास, कौन सा प्रयास है? तो सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान, जिसको हम लोग SSA बोलते हैं, ये 2001-2002 में शुरू हुआ। वयस्क साक्षरता में वृद्धि के लिए साक्षर भारत मिशन की शुरुआत हुई 2009 में। समग्र शिक्षा योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2022-27 की अवधि के लिए मंजूरी भी दी गई है। तो ये साक्षरता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो एक ही साथ इन चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया। और एक हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट योजना आ रही है जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार प्रश्न जरूर आएगा यहाँ से, स्माइल 75 एक योजना है। तो समझते हैं इसके बारे में। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल नामक एक छतरी योजना यानी अम्ब्रेला स्कीम प्रतिपादित की गई है। स्माइल का पूर्ण रूप होता है आजीविका और उद्यम हेतु लाभ वंचित व्यक्तियों की सहायता करना, मतलब सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। तो स्माइल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी और इसके अंतर्गत 2 उप योजनाएं भी शामिल होती हैं। तो वो कौन कौन सी 2 उप योजनाएं हैं तो उसको समझते हैं पहले हम। पहला तो है इसमें जो उप योजना है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना, और दूसरी होती है भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। तो ये दोनों ही इसके अंतर्गत योजनाएं शामिल की गई हैं। समझते हैं इसमें और भी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल परियोजना 2025-26 तक 100 करोड़ रुपए का कुल बजट आवंटित किया है। स्मरणित तथ्य में देखते हैं तो 12 अगस्त 2022 को स्माइल 75 पहल का शुभारंभ भी नई दिल्ली से किया गया। और केंद्र सरकार ने स्माइल योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की एक उप योजना को कार्यान्वित करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान भी की है। कितने? 75 नगर निगम की, और इसीलिए इसे स्माइल 75 पहल का नाम भी दिया गया है, इसलिए स्माइल 75 कहा गया है। तो इसमें जो 75 है वो क्या दिखाता है कि ये नगर निगम और विभिन्न जो है कि गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य हितधारकों के सहयोग से इस भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक कल्याणकारी उपाय संचालित होंगे, और इसका कार्यक्रम सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा हो रहा है। इसके निम्न उद्देश्य हैं: निराश्रयता और भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करना है, ये 2 इसके टारगेट हैं। देश के शहरों और कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराना भी इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। जनगणना के अनुसार भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है, और दूसरे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है भिक्षावृत्ति में, कि यहाँ पर भीख मांगने वाले लोग ज़्यादा ही हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। गति शक्ति विश्वविद्यालय इम्पॉर्टेंट है ये। वर्तमान में देश के परिवहन क्षेत्र यानी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो रहे बदलाव और ज्ञान भंडार के निर्माण, अनुसंधान कार्य के संचालन, सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को तैयार करने, कौशल विकास को सुनिश्चित करने, क्षमता निर्माण की दिशा में कार्य करने, परिवहन क्षेत्र के विकास को सुगम बनाने हेतु एक संस्थान के निर्माण की मांग करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में गति शक्ति विश्वविद्यालय नामक एक विश्व स्तरीय बहुविषयक बहुआयामी और भविष्य उन्मुखी संस्थान की परिकल्पना की गई है। तो क्या है ये, इसको समझ लेते हैं कि 8 अगस्त 2022 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया गया। ध्यान देने वाली बात है कि राज्यसभा द्वारा पारित किया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल। यह विधेयक लोकसभा द्वारा 3 अगस्त 2022 को पारित किया गया था। 16 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति की इस पर सहमति भी मिल चुकी है और यह एक अधिनियम बन चुका है। तो यह अच्छा प्रश्न हो सकता है यहाँ पर। और यह अधिनियम भारत में एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और विस्तार कर रहे परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता की पूर्ति होगी। 2022 का यह अधिनियम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है। 2022 के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वडोदरा गुजरात को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने का प्रावधान किया गया। तो अल्टीमेटली आपसे अगर पूछा जाए कि गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ ओपन हो रहा है तो वडोदरा गुजरात में ओपन हो रहा है। तो बस यही आपको याद रखना है यहाँ पे।
राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान वर्ष 2018 में स्थापित एक डीम्ड विश्वविद्यालय था। अब इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा रहा है। और दिसंबर 2022 में एनआरटीआई यानी कि नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर उसका पुनर्नामकरण गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। तो ये अच्छा प्रश्न हो सकता है, गुजरात से संबंधित है। और इस विश्वविद्यालय का विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत में है। साथ ही यह विश्वविद्यालय भारत से बाहर भी अपने केंद्र स्थापित कर सकता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से प्रायोजित और निबंधित है। इसमें रेल मंत्रालय जो है कि बहुत बड़ा सहयोग करता है। यह परिवहन संबंधित शिक्षा, बहुविषयक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर केंद्रित भारत का पहला विश्वविद्यालय होगा, जो स्पेशली जो है कि ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रैफिक और इन सब चीज़ों पे फोकस करके बनाया जा रहा है। अब अगला आता है आपका जगदीप धनखड़ यानी उपराष्ट्रपति। इनका भी चर्चा में रहने के कारण इनको भी पढ़ लिया जाए। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति हैं। ये 6 अगस्त 2022 को 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए और 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्य कितने थे? तो राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के कुल मिलाकर 788 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। तो एक बात ध्यान रखना कि इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य शामिल होते हैं वाइस प्रेसिडेंट में, लेकिन प्रेसिडेंट में क्या होता है, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें व्यक्ति के रूप में उपराष्ट्रपति चुने गए हैं और 16वें जो है कि वो पद के रूप में होंगे। ध्यान देना कि पद के क्रम में वो 16वें आते हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में 14वें आएंगे। चुनाव परिणाम की घोषणा लोकसभा महासचिव तथा चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर उत्पल कुमार सिंह के द्वारा की गई थी। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु राजग गठबंधन ने जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि संयुक्त विपक्ष ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया था। 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 14वें व्यक्ति के रूप में, पद के रूप में 16 हो जाएगा। इनके बारे में एक बेसिक जानकारी कि इनका जो जन्म स्थान है गांव किथाना यानी झुंझुनू जिला राजस्थान से बिलोंग करते हैं और ये 9वीं लोकसभा में चुनाव जीत चुके थे वहां पर। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो देखिए, वर्तमान में ये 2022 में उपराष्ट्रपति चुनाव के पूर्व ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। तो ये याद रखना है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके थे। इस पद पर उन्होंने 30 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2022 तक कार्य किया और जब उपराष्ट्रपति का पद इन्होंने जीत लिया तो वहाँ से राज्यपाल का पद छोड़ दिया। अगला टॉपिक है बुरहानपुर जिला, जो कि एमपी का है। बुरहानपुर जिला पहला हर घर जल प्रमाणित जिला हो गया। 15 अगस्त 2019 को 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। और उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 से ही भारत सरकार राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है। और आगे देखते हैं, यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री भी हैं वर्तमान में। मिशन का मुख्य उद्देश्य था कि वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पर्याप्त एवं नियमित रूप से शुद्ध जल की आपूर्ति का प्रावधान है। तो 2024 तक क्या करना है, ग्रामीण घरों में जो है कि नल से कनेक्शन देकर पानी पहुँचाना है। 22 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला ऐसा हर घर जल प्रमाणित जिला बना। उल्लेखनीय है कि इसके अतिरिक्त अब तक गोवा के 2, दादर और नागर हवेली और दमन दीव के 3, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3, गुजरात के 9, हरियाणा के 22, हिमाचल प्रदेश के 1, जम्मू कश्मीर के 1, पुदुचेरी के 2, पंजाब के 23, तमिलनाडु के 1 जिलों को हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया जा चुका है। तो केवल बुरहानपुर ही अकेला ऐसा नहीं है कि जिसको प्रमाणित मिल चुका है, लेकिन चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने यह उपलब्धि सबसे पहले प्राप्त की। 11 अप्रैल 2023 तक देश के कुल 68 जिले हर घर जल प्रमाणित जिलों के रूप में घोषित हो चुके हैं। बुरहानपुर के सभी 254 गांवों के ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन को उपलब्ध कराया गया है। तो बस फर्क इतना है कि बुरहानपुर सबसे पहले यह उपलब्धि प्राप्त करता है, इसीलिए जो है कि यह चर्चा में रहा है। और आगे देख लेते हैं, 3 चीज़ें और हैं कि राज्य स्तर पे अगर हम बात करें तो गोवा, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात, हरियाणा राज्य के सभी घरों को 100% नल कनेक्टिविटी प्रदान की है। तो अगर अब इसमें भी बात करेंगे कि कौन सा राज्य हर घर जल का प्रमाणन प्राप्त करता है, सबसे पहले तो गोवा प्राप्त करता है। लेकिन गोवा, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात, हरियाणा ये सभी 5 राज्य पूरे घरों में यानी सभी पूरे अपने राज्य में जितने भी घर आते हैं उसमें 100% नल की कनेक्टिविटी दे चुके हैं।
वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली, दमन दीव के सभी घरों में 100% नल कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। अब तक उत्तर प्रदेश की बात करें तो 37.35% घरों को जल आपूर्ति हेतु नल कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है, लेकिन लगातार युद्ध स्तर पर इसमें भी काम चल रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं गोवा राज्य के स्तर पर देखें तो पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य ही पहला 18 अगस्त 2022 को गोवा को देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य घोषित किया गया। हालांकि अब टोटल 5 हो गए, गोवा के साथ तेलंगाना, पंजाब, गुजरात, हरियाणा ये पांचों भी शामिल हो चुके हैं। दादर और नागर हवेली, दमन दीव को पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जा चुका है यूनियन टेरिटरी के रूप में। तो स्टेट के रूप में आप गोवा को याद रख सकते हैं और यूनियन टेरिटरी के रूप में आप दादर और नागर हवेली को याद रख सकते हैं। अगला टॉपिक है भारत नवाचार सूचकांक 2021। नीति आयोग ने अक्टूबर 2019 में भारत नवाचार सूचकांक के प्रथम संस्करण को लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? नीति आयोग ने 2019 में, जो भारत में राज्य स्तर पर नवाचार पारितंत्र का विश्लेषण करने, उसे बढ़ावा देने और का एक उपयोगी साधन भी बना। इसमें 2 मुख्य आयामों का जो है कि चर्चा की जाती है, एक होता है इनेबलर्स और एक होता है परफॉर्मेंस। तो पहले इनेबलर्स के बारे में जानते हैं। इनेबलर्स, इस सूचकांक में नवाचार हेतु किए गए निवेश को इनेबलर्स के माध्यम से मापा जाता है, यानी नवाचार में कितना आप निवेश कर रहे हो, इनोवेशन इनपुट, उसे हम इनेबलर्स के रूप में जानते हैं, जिसमें 5 स्तंभ होते हैं: ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स और बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी लीगल एनवायरनमेंट। तो ये पांचों ही इसमें शामिल होते हैं कि अगर आपने इनमें निवेश किया है तो कहीं ना कहीं आप इनेबलर्स में जो है कि सूची में आओगे, इनेबलर्स। और प्रदर्शन की बात करें तो ये आउटपुट हो जाता है। किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित नवाचार संबंधित गतिविधियों के परिणाम या रिजल्ट या आउटपुट को इस शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें 2 चीज़ें देखी जाती है, नॉलेज आउटपुट और नॉलेज डिफ्यूज़न। ये दोनों ही आपको चेक किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि नवाचार भारत की जो सूचकांक के तहत जो है कि बहुत शामिल किए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी गणना। आइए गणना देख लेते हैं। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया और पहला 2019 में जारी किया गया। तो इस सूचकांक का 3रा संस्करण है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ज्ञान भागीदार यानी नॉलेज पार्टनर के रूप में शामिल रहा है। तो एक तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और नॉलेज पार्टनर के रूप में शामिल रहा है। इसमें भारत के सभी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज को शामिल किया गया। सभी को इसमें शामिल किया था, किसी को नहीं छोड़ा जाता है। और इसमें 3 श्रेणियां, सामान्यतः जितने भी नीति आयोग से रिपोर्ट्स आते हैं उनको 3 श्रेणियों में कैटेगराइज किया जाता है। एक तो होते हैं आपके बड़े राज्य के रूप में, और दूसरा होता है पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य के रूप में हम कह सकते हो, उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्य, और तीसरा यूनियन टेरिटरीज के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें, गोवा को एक राज्य होने के बावजूद उसके छोटे आकार के कारण केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी राज्यों में उसे वर्गीकृत किया गया है। बड़े राज्यों में कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा और छत्तीसगढ़ अंतिम स्थान पर रहा। तो बड़े राज्यों में जो टोटल 17 राज्यों को कवर किया गया, उसमें कर्नाटक को क्या किया गया? पहले नंबर पर रखा गया। अब बात करते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, देखिए अच्छा पहाड़ी राज्यों में देख लेते हैं। तो उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में मणिपुर नंबर 1 पर रहा और केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ जो है कि पहले नंबर पर रहा। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पे, तो 5 बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आपका तेलंगाना है। आगे देखते हैं हम इसमें उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों को, तो पहले नंबर पे मणिपुर है और दूसरे नंबर पे उत्तराखंड आ जाता है। और अब हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज़ की, तो पहले नंबर पे चंडीगढ़ है और दूसरे नंबर पे दिल्ली है। तो दिल्ली आपका इनोवेशन में 2nd नंबर पे आता है। अब बात होती है यूपी कौन से नंबर पे? भाई बड़े राज्यों में यूपी को तो कोई स्थान मिला होगा, तो जी बिल्कुल मिला है। 17 जो बड़े राज्यों की सूची थी भारत नवाचार सूचकांक 2021 में, बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान मिला है, जबकि ये पिछले वर्ष 9वें स्थान पर था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने सुधार किए हैं। और इसी प्रकार इनेबलर्स घटक में सबसे बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को 11वां स्थान, जबकि प्रदर्शन के घटक में 5वां स्थान मिलता है। तो अब आप देखेंगे कि कौन सा नंबर मिला इनको? 7वां नंबर मिल गया। ओवरऑल रैंकिंग में 7, इनेबलर्स में 11 और प्रदर्शन में 5 नंबर पे आए हैं अब ये। तो चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो 51,255 रुपये 19-20 के आंकड़ों के अनुसार है। अब यहाँ पे ये स्कोर वगैरह है, इसमें जो है कुल देश हैं, तो मतलब राज्य शामिल है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगला टॉपिक है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र, विशेष रूप से चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन जैसे आर्थिक रूप से कम विकसित जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण का संकल्प लिया था। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, गंगा यमुना एक्सप्रेस वे के माध्यम से सीधे दिल्ली से जुड़ जाएंगे, एनसीआर रीजन से जुड़ जाएंगे
और इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई तहसील से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया कैथरी गांव से। विदित हो प्रधानमंत्री द्वारा 29 फरवरी 2020 को इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था और तब से बनते हुए ये 2 साल या लगभग 28 महीने में तैयार हो गया और 16 जुलाई को इस पर अब गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई। इसका जो निर्माण था वो किसने किया, यूपीडा ने किया। यूपीडा का मतलब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो यूपीडा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और जानकारी लेते हैं आगे। इसकी कुल अनुमानित लंबाई जो है लगभग 296 किलोमीटर है। गौरतलब है कि इस 4 लेन वाले एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 14,850 करोड़ की लागत से हुआ। तो ये कितने लेन का है, 4 लेन का। भविष्य में इसे 6 लेन तक विस्तारित करने की बात है। इसका प्रारंभिक स्थान है जनपद जो है चित्रकूट, जहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर भरतकूप के निकट एवं समाप्ति होगी इसकी इटावा के निकट। ठीक है, तो इटावा से शुरू होगा चित्रकूट या चित्रकूट से शुरू होगा इटावा, बात एक ही है। लेकिन इसमें जो 7 जिले आ रहे हैं उनको एक क्रम के हिसाब से देखें तो चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, तो ये होते हुए यहाँ से गुजरेंगे। और आगे आप देख सकते हैं इसमें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आती है हमारी NIRF, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये इंडिया रैंकिंग 2022 होती है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जिसका पहले पुराना नाम क्या था, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसका नाम था, लेकिन अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 से शुरू की गई थी। अब 2015 के बाद से लगातार यह जारी किया जाता है। यह देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, ये ध्यान देना है आपको। ध्यातव्य है कि इंडिया रैंकिंग्स का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी किया गया था, क्योंकि जब इसकी शुरुआत ही आपकी 2015 से हो रही है सितंबर में, तो 2016 का पहला संस्करण जारी होगा। और वर्तमान में इसकी बात करेंगे तो ये इस बार इसका 7वां संस्करण है और इसमें 4 श्रेणियां दी जाती हैं। पहला तो होता है ओवरऑल, दूसरा होता है रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत संस्थानों की रैंकिंग जारी की जाती है सामान्यतः। अच्छा, ओवरऑल यानी समग्र, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान, ये 4 श्रेणियां होती हैं जिसमें आपको क्या किया जाती है, रैंकिंग दी जाती है यहाँ पे विभिन्न इंस्टीट्यूट को। और आगे चलते हैं इसमें हम। ध्यातव्य है कि 2021 में इंडिया रैंकिंग्स में पहली बार अनुसंधान संस्थाओं को भी रैंक प्रदान की गई थी। रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन मापदंडों में निम्नलिखित 5 विस्तृत समूहों में किया जाता है। जैसे कौन कौन से होते हैं, पहला होता है शिक्षण, अधिगम, संसाधन, दूसरा अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, तीसरा स्नातक परिणाम, चौथा पहुँच एवं समावेशिता और 5वां है आपका परसेप्शन यानी बोध। तो इसमें आइए जानकारी ले लेते हैं हम लोग, अच्छे से इसको समझना है। पहली बात कि 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं की इंडिया रैंकिंग 2022 जारी की है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग जारी की है 2022। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र ओवरऑल सूची में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन है, तो देखते हैं हमारे यूपी के लिए कुछ खास खजाना है कि नहीं। तो देखिए NIRF की रैंकिंग में पहला स्थान मिला है IIT मद्रास को, दूसरा स्थान मिला है IISc बेंगलुरु को, यानी IISc बेंगलुरु को, और 5वां स्थान मिला है आपके कानपुर IIT कानपुर को, जो यूपी में पहली रैंकिंग पे हो जाएगा। यूपी में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं लेकिन ये पहली रैंकिंग पे है यूपी में, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में आप देखोगे तो 5वें नंबर पे आता है IIT कानपुर। तो बस इतना ही चीज़ आपको याद रखनी है और तो इसमें कुछ खास नहीं है। अगर हम बात करें, ये तो था आपका देखिए ओवरऑल रैंकिंग में, ध्यान दीजिएगा कि ये जो रैंकिंग जारी की गई थी ये ओवरऑल रैंकिंग में थी हायर एजुकेशन की समग्र। जो 4 लिस्ट थी ना, तो 4 लिस्ट में पहला है ओवरऑल रैंकिंग। ओवरऑल में कानपुर 5वें नंबर पे आता है। लेकिन अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थान कौन सा है, तो 5वें नंबर पे IIT कानपुर जो अभी हमने बताया, 11 नंबर पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और 19 नंबर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये 3 आपको याद रहना चाहिए। पहले नंबर मतलब 5वें वाला कानपुर हो गया, 11 नंबर पे BHU और 19 नंबर पे AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब आगे और देख लेते हैं। अगर हम विश्वविद्यालय की श्रेणी में देखेंगे तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम और JNU को नई दिल्ली को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हालांकि इसमें प्रिंट थोड़ा सा अच्छा नहीं है तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, आपको परेशानी ना हो।
दिल्ली में स्थित मिरांडा हाउस को कॉलेज की श्रेणी के तहत पहला स्थान प्राप्त हुआ। अगर आप किसी कॉलेज को अगर आप प्रेफर करते हैं तो मिरांडा हाउस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत आता है, इसको पहली श्रेणी मिली है। और अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इसको पहला स्थान मिला है। इंजीनियरिंग विषय में प्रथम और दूसरे स्थान पर आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली को प्राप्त हुआ है। प्रबंधन के मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद प्रथम और आईआईएम बेंगलुरु को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे स्थान थे जो आपको देखने थे, और तो इसमें कुछ खास नहीं है। तो अब हम चलते हैं एनएफएसए, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आता है। हमारी रैंकिंग सूचकांक यानी राष्ट्रीय खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए देश में भुखमरी से निपटने और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हालांकि राज्यों में इस अधिनियम के असमान कार्यान्वयन से एक ऐसी मानक रूपरेखा की आवश्यकता महसूस की गई है जो सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में एनएफएसए के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पहलों की दक्षता एवं प्रभाव का मापन कर सके। इसी परिप्रेक्ष्य में एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का विकास किया गया है, जो एसडीजी 1 जो कि गरीबी की समाप्ति करता है, एसडीजी 2 शून्य भुखमरी, एसडीजी 3 अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण, एसडीजी 5 लैंगिक समानता से संरेखित है। तो इसमें जो है कि मुख्य रूप से इन चारों को फोकस किया जाता है। 5 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा विषय पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो कहाँ पे हुआ था यह सम्मेलन? नई दिल्ली में हुआ था, भारतीय खाद्य पोषण सुरक्षा के विषय पर। तो जितने भी खाद्य मंत्री थे उन सभी को बुलाया गया था वहाँ पे। और सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक यानी स्टेट रैंकिंग इंडेक्स जारी की गई है। इस सूचकांक का पहला संस्करण जो है कि इस सूचकांक का पहला संस्करण है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस सूचकांक को विकसित किया है। सामान्य श्रेणी के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जो रैंकिंग प्राप्त हुई थी, तो उसमें टॉप पर अगर आप देखोगे तो पहली रैंकिंग आपको मिली है उड़ीसा को और दूसरी रैंकिंग आपको मिली है उत्तर प्रदेश को। यानी दोनों के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं क्योंकि इनका स्कोर बहुत अच्छा मिला है। तो पहली रैंक आपको मिलती है उड़ीसा को और दूसरी रैंक आपको यूपी को। तो खाद्य सुरक्षा की जो संकट समस्या है वो यूपी में बहुत कम हो गई है और इस मामले में ये दूसरे नंबर पर आ गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। और हम और तो कुछ खास नहीं है। अगर हम देखें पहाड़ी क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में, तो टॉप स्कोर प्राप्त किया है त्रिपुरा ने और दूसरे नंबर पे आता है हिमाचल प्रदेश। तो ये इस तरीके से आपको बस देखना था। तो यूपी हमारा सेकंड नंबर पे है। अगर हम बात करें कंप्रिहेंसिव तौर पे जो राष्ट्रीय स्तर पे सूचकांक मिला व्यापक स्तर पे, तो यहाँ भी ओडिशा नंबर 1 पे है और यहाँ उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। तो बस आपको यही याद रखना है, ज़्यादा नहीं। आइए अब हम बात करते हैं एनएफएसए के बारे में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है। कब का है ये? 2013 है। तो ये प्रभावी हुआ 5 जुलाई 2013 से। इसका उद्देश्य गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के तहत 75% तक ग्रामीण जनसंख्या को तथा 50% तक शहरी जनसंख्या आच्छादित होगी। यानी जितनी भी जनसंख्या ग्रामीण में है उसमें से 75% ग्रामीण जनसंख्या को कवर किया जाएगा और जितनी भी जनसंख्या शहर की है उसकी कम से कम 50% जनसंख्या को शहरी रूप से कवर किया जाएगा। जिन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टारगेटेड जो है कि पीडीएस कहा जाता है के अंतर्गत सब्सिडी युक्त मूल्यों पर खाद्यान्न मिलेगा। जैसे पात्र व्यक्ति प्रति व्यक्ति यानी हर महीने में एक व्यक्ति को 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपये किलो और 2 रुपये किलो गेहूं मिलेगा और मोटा अनाज 1 रुपये किलो की दर से प्राप्त कर सकेगा। अब आता है आपका 16वां राष्ट्रपति चुनाव। अभी हमने पढ़ा था 16वां उपराष्ट्रपति चुनाव, जिसमें 14वें नंबर पर जगदीप धनखड़ आते हैं और अब 16वां राष्ट्रपति चुनाव भी हम लोग पढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 62 में प्रावधान है कि पदासीन राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। तो ये किस आर्टिकल में बात की गई है? 54 में। और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का एक आदर्श नमूना है। संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं जिसमें कौन कौन शामिल होता है। यहाँ से आप देख सकते हो, पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक हो जाएगा, इंडियन पॉलिटी का। संसद के दोनों सदनों के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, मनोनीत नहीं। राज्य विधानसभाओं, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा भी शामिल हो जाएगी, इसके भी केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही बस इसमें शामिल होते हैं। और दिल्ली और पुदुचेरी को शामिल करने के लिए 70वें संविधान संशोधन को किया गया था। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 55(3) के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संपीड़नी मत के द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान कैसा होता है, गुप्त मतदान होता है। हालांकि यहाँ पे ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल बैलेट पेपर का प्रयोग होता है। पेपर होता है पीले रंग का, ग्रीन कलर का, 2-3 रंगों होते हैं और इनका अपना एक महत्व भी होता है। तो हालांकि इन्हीं व्यवस्थाओं के तहत जुलाई 2022 में 16वां राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ और व्यक्ति के रूप में इन्होंने 15वें, जबकि उपराष्ट्रपति 14वें नंबर पर थे, के निर्वाचन हेतु 16वें राष्ट्रपति चुनाव संबंधी अधिसूचना 15 जून 2022 को नए राष्ट्रपति ने जो है कि दी थी। और भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को निर्वाचन अधिकारी, राज्यसभा के जो महासचिव थे उनको पीसी मोदी जी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया, रिटर्निंग ऑफिसर। 16वें राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद 2 वैध प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में थे, यानी बाकी लोगों ने अपनी सीटें छोड़ दी थी। तो झारखंड की पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ किसके राज्यपाल थे, तो वो थे वेस्ट बंगाल के, ये याद रखना है। उसी तरीके से द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पूर्व राज्यपाल थी और ये द्रौपदी मुर्मू थी। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, ये दोनों लोग लड़ रहे थे, ये बीजेपी के कैंडिडेट थे और ये कांग्रेस या उसके गठबंधन के कैंडिडेट थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर और भी चीज़ें हैं, अब यहाँ पर इनकी संख्याओं का कोई मतलब नहीं है, बस इतना जान रखिए कि द्रौपदी मुर्मू ने कुल वैध मतों का 64.03% मत प्राप्त किया। इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। ध्यान दीजिएगा, भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हो गई व्यक्ति के रूप में। 25 जुलाई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, इस समय तो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं लेकिन उस समय एन.वी. रमन्ना थे, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। आगे देख लेते हैं द्रौपदी मुर्मू। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये आपको बताना है। तो आइए इसको देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। ये मुख्य रूप से संथाल जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति से? संथाल जनजाति से। और ये जनजाति समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली पहली व्यक्ति हैं, या यूँ कहें कि पहली महिला होंगी। लेकिन ओवरऑल में अगर देखा है तो दूसरी महिला है, क्योंकि इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद भारत की राष्ट्रपति बनने वाली ये दूसरी महिला हैं। वह भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाली सबसे युवा 64 वर्षीय व्यक्ति हैं, क्योंकि इससे युवा जो है कि कोई अभी तक राष्ट्रपति नहीं बना था। वह भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म देश की स्वतंत्रता के बाद हुआ, यानी कि 1947 के बाद इनका जन्म हुआ। 2015 से 21 तक झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में थी। 2000 से 2004 के मध्य ओडिशा सरकार के मंत्रालयों का कार्यभार संभाल चुकी हैं ये, और साथ ही साथ इन्होंने 2-3 पद भी सुशोभित किए ओडिशा में, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए अब हम बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव 2022 के जो मत थे, तो इस मतों की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनता है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। पुल्लमपारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत, जो डिजिटल साक्षर पंचायत है, डिजी पुल्लमपारा योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2021 को केरल सरकार ने की थी। यह योजना पुल्लमपारा ग्राम पंचायत के लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए प्रारंभ की गई थी। इसे कुटुंबश्री स्वयंसेवकों, क्षेत्र के 5 इंजीनियरिंग कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के सहयोग से संचालित किया गया। इसके तहत डिजिटल रूप से निरक्षर लोगों की पहचान की गई और उन्हें डिजिटली उपकरणों का उपयोग करके प्रशिक्षित करना सिखाया गया। तो इसी मामले में पुल्लमपारा को देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत घोषित किया गया, क्योंकि यहाँ जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग रहते हैं, वो सभी लोग क्या है, डिजिटल रूप से अपने आप को अपडेट कर चुके हैं। चाहे व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या सरकारी वेबसाइट तक पहुँच हो, वो हर एक चीज़ डिजिटली रूप में चला पा रहे हैं। और यह घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी ने एक समारोह में की थी। और यह ग्राम पंचायत केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। आगे देखते हैं। ज्ञातव्य हो, केरल सरकार द्वारा डिजिटल विभाजन को समाप्ति करने के उद्देश्य से केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, जिसको KFON परियोजना की शुरुआत भी की गई है। उल्लेखनीय कि जुलाई 2022 में भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग ने KFON लिमिटेड को इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस प्रदान किया, जिसके परिणामस्वरूप केरल अपनी इंटरनेट सेवा का देश का पहला एकमात्र राज्य बन गया, जिसकी अपनी खुद की एक इंटरनेट सेवा प्रदान करने की क्षमता है। केरल देश का पहला राज्य है जिसने इंटरनेट को मूलभूत अधिकार यानी बेसिक राइट के रूप में घोषित किया। 2017 में भारत सरकार ने ग्रामीण भारत को डिजिटल साक्षर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को स्वीकृति भी दी थी, यानी PMG दिशा।
केरल सवारी क्या है? उल्लेखनीय है कि केरल सवारी केरल सरकार द्वारा लॉन्च की गई एक ऑनलाइन टैक्सी सेवा है। यह किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाली देश की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा, यानी कि कोई गवर्नमेंट इस तरीके की सुविधा दे रही है, ये पहली है। अगला टॉपिक है अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ संजय दत्त वाला अग्निपथ नहीं, ये होगी सरकार की अग्निपथ, यानी आर्मी वाली अग्निपथ। तो एक नई रक्षा भर्ती योजना। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र सेनाओं में युवाओं की भर्ती हेतु एक नई योजना नामतः अग्निपथ योजना को स्वीकृति दी गई है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े रक्षा श्रम बल सुधार के रूप में इसे देखा जा रहा है। यह योजना सशस्त्र सेनाओं में 4 वर्ष के सेवाकाल हेतु युवाओं की भर्ती को निर्देशित करेगी। हालांकि इस योजना के तहत ग्रेच्युटी एवं पेंशन जैसे लाभ नहीं प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि 4 वर्ष सेवा करके क्या आप लोगे भाई, सब कुछ थोड़ ले लोगे। 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशक्त या सशस्त्र बलों में सेवा हेतु भारतीय युवाओं के लिए आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी और इसका नाम रखा गया अग्निपथ। इसके तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर भी कहा जाएगा और अग्निपथ योजना भारतीय सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना में क्रमशः जवानों, वायु सैनिकों और नाविकों या नौसेना के पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा लाई गई एक योजना है। तो कौन मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है? केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, जिसके मंत्री वर्तमान में राजनाथ सिंह हैं, जो यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब इन पदों पर भर्ती के लिए संचालित होने वाली अन्य सभी योजनाएं समाप्त हो जाएंगी। उल्लेखनीय है कि अग्निपथ योजना अफसर रैंक के सैन्य कर्मियों के लिए लागू नहीं होगी। उनकी भर्ती के लिए केवल मौजूदा अलग अलग प्रक्रियाएं जो हैं वही चलती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये 4 वर्ष की अवधि के लिए ही रहेगी, जिसमें सामान्यतः 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के आयु ही के उम्मीदवार लोग जो कि पात्र रहेंगे। और अधिकतम आयु की अगर बात करोगे तो केवल 23 वर्ष तक 2022 की ये भर्ती प्रक्रिया, तो अधिकतम आयु सीमा 2023 मतलब 23 वर्ष रखी गई है। भारतीय नौसेना ने अग्निवीरों की भर्ती में महिलाओं को 20% तक का रिजर्वेशन देने का निर्णय लिया है कि इसमें महिलाओं को भी अगर शामिल किया जाता है तो 20% तक का बस रिजर्वेशन रहेगा। और अग्निवीर सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक होगी जो किसी भी मौजूदा रैंक से भिन्न होगी। जो भी रैंक पहले से चल रही है उससे एक अलग रहेगी और इसमें कुछ खास नहीं है, बस एक लास्ट पॉइंट जिस पे विवाद हुआ था। तत्पश्चात प्रत्येक विशिष्ट बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियमित कैडर यानी रेगुलर कैडर के रूप में नामांकित कर लिया जाएगा। बाकी 75% लोगों को 4 वर्ष बाद पदमुक्त कर दिया जाएगा, यानी उनको नौकरी से बहाल कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा 4 वर्ष बाद। और अगर हम इसमें देखें, इस नई रक्षा भर्ती नीति को सशस्त्र बलों की औसत आयु में कटौती करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु वर्तमान में लगभग 32 वर्ष है, जो इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात 4 से 5 वर्ष कम हो जाएगी। यानी 32 से 35 वर्ष के बाद सामान्यतः जो है कि जो जनरल पद होता है, जीडी जिसे हम लोग कहते हैं, उससे वहाँ से लोग रिटायर होकर आ जाते हैं। और अगर बात करें तो तीनों सेनाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज भी दिया जाएगा। 4 वर्ष की कार्यावधि के पूरा होने पर अग्निवीरों को एक मुश्त सेवा निधि पैकेज का भुगतान भी किया जाएगा। सेवा निधि में अग्निवीर एवं केंद्र सरकार बराबर का योगदान देंगे, यानी कुछ पैसा उनकी सैलरी से काटा जाएगा और कुछ उतना ही सरकार देगी। तो बस इतनी ही चीज़ें जो है कि अच्छा, एक लास्ट लाइन ध्यान दीजिएगा कि सेवा निधि को आयकर से छूट प्रदान की जाएगी। जो 11,71,000 रुपये रिटायर होने के बाद जो गवर्नमेंट देगी उसको आयकर से छूट मिलेगी, यानी इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, पूरी की पूरी पैसे ये अग्निवीर को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद ना उसे कोई ग्रेच्युटी मिलेगी, ना उसे कोई पेंशन मिलेगा, ऐसा कोई भी लाभ उसे नहीं दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि हेतु 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर किया जाएगा, 48 लाख रुपए का। और 28 मार्च 2023 को INS चिल्का ओडिशा में अग्निवीर के प्रथम बैच की पासिंग आउट परेड का आयोजन भी किया गया, यानी कि पहली जो अग्निवीर के जो बैच था वो कहाँ पे पोस्टिंग हुई उसकी, तो INS चिल्का में। और ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका तो कोई काम नहीं है यहाँ पर। अग्निवीर के लिए घोषित नौकरियों माने प्रोत्साहन, तो ये प्रोत्साहन यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन। अगला टॉपिक है यहाँ पे भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन सेवा। ध्यान दीजिएगा, निजी ट्रेन सेवा है। नवंबर 2021 में ऐतिहासिक पहल के तहत भारतीय रेलवे ने निजी कंपनियों को विभिन्न विषय वस्तुओं पर आधारित भारत गौरव ट्रेनों के संचालन की अनुमति प्रदान की। इसका उद्देश्य इन ट्रेनों के माध्यम से भारत और विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थानों प्रदर्शित करना है। और यह योजना विषय वस्तु आधारित ट्रेनों के संचालन हेतु पर्यटन क्षेत्र में संलग्न पेशेवरों की क्षमता और शक्ति का लाभ उठाएगी। भारत गौरव ट्रेन मुख्य रूप से सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रबंधित विषय वस्तु आधारित टूरिज्म सर्किट
होंगी और ये ट्रेन किसी विशेष स्टेशन से प्रारंभ होगी और ऐसे मार्ग से गुजरेगी जिसमें कई पर्यटक गंतव्य शामिल होंगे। भारत गौरव ट्रेन घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश के तहत केंद्र सरकार की एक पहल है। तो क्या है थीम इसकी? देखो अपना देश। आइए समझते हैं इसको कैसे हम अपने देश को देख सकते हैं। तो 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा शुरू की गई। ध्यान देना कि आप कहोगे कि सर तेजस भी तो एक ट्रेन चलाई गई है जो लखनऊ से चलती है दिल्ली तक। तो दोस्तों वो केवल और केवल भारत की निजी ट्रेन है, प्राइवेट ट्रेन है, लेकिन वो भारत गौरव जो योजना है देखो अपना देश, उसके तहत ये ट्रेन नहीं चलाई गई है। इसके तहत तो पहली ट्रेन आज चलाई जा रही, मतलब जो 2022 में भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा को कोयम्बटूर यानी उत्तर जो कि तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के बीच शुरू की गई है। तो तमिलनाडु से महाराष्ट्र के बीच पहली ट्रेन चली है भारत गौरव ट्रेन और इस पहली राउंड ट्रिप सेवा का संचालन 14 से 18 जून 2022 के मध्य किया गया। दक्षिण रेलवे भारत गौरव योजना के तहत पंजीकृत सेवा प्रदाता प्राप्त करने वाला भारतीय रेलवे का पहला जोन बन चुका है। साउथ स्टार रेल वह पंजीकृत सेवा प्रदाता है जिसके द्वारा इस भारत गौरव ट्रेन की कोयम्बटूर से शिरडी के मध्य वापसी यात्रा का संचालन किया गया और यह कोयम्बटूर स्थित पंजीकृत कंपनी भी है। 21 जून 2014 को मतलब 2022 को भारत गौरव ट्रेन पर्यटक ट्रेन को सफदरगंज रेलवे स्टेशन दिल्ली से रवाना किया गया। भारत और नेपाल को जोड़ने वाली यह पहली पर्यटक रेलगाड़ी है जो कि सफदरगंज नई दिल्ली से रवाना की गई। रामायण सर्किट के इस ट्रेन के संचालन के दौरान अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, पंचवटी, रामेश्वरम, भद्राचलम जैसे लोकप्रिय स्थानों के अलावा पहली बार जनकपुर यानी नेपाल को भी कवर किया गया है। तो 21 मार्च 2023 को दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन से पूर्वोत्तर राज्यों हेतु भारत गौरव ट्रेन को रवाना किया गया है। तो इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पे चर्चा में क्यों आ रहा है, तो इसी कारण से चर्चा में आ गया था। और ये ट्रेनें जो पूर्वोत्तर भारत की ओर जाएंगी, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय आच्छादित करेंगी इन सभी क्षेत्रों में। और वहीं 20 मई 2023 को पूर्वी भारत की प्रथम भारत गौरव विशेष पर्यटक ट्रेन कोलकाता से 5 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए रवाना की जाएगी आने वाले समय में 20 मई को। तो शुरू करते हैं पर्यटन से समेत और भी पहले। तो स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में, प्रसाद योजना 2014-15 और देखो अपना देश पहल ये 2020 में। तो ध्यान देना कि स्वदेश दर्शन और देखो अपना देश तो समझ जाएंगे आप लोग, लेकिन प्रसाद योजना ना समझ पाए तो ये पर्यटन से संबंधित है। अब आता है आपका नहाई यानी NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सड़क निर्माण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इसके मंत्री कौन है? आपके नितिन गडकरी जी, जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मुझे पर्सनली जो है कि वो बंदा बहुत ठीक लगता है। मतलब भले भ्रष्टाचार हो ना हो, लेकिन बंदा जो है कि जेन्युइन काम करता है, जेन्युइन बातें बोलता है, तो वो मुझे पर्सनली ठीक लगते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,40,995 किलोमीटर है। ध्यान देना, ये राष्ट्रीय राजमार्गों की बात हो रही है, नेशनल हाईवे, न कि स्टेट हाईवे, राज्यों की नहीं, राष्ट्रीय राजमार्गों की। और भारत का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है। अगर रेलवे की बात करेंगे तो भारत तीसरे नंबर पर आता है, जिसकी लंबाई लगभग 63.72 लाख किलोमीटर है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा सड़क निर्माण में विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। 8 जून 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एस्फाल्ट्स बिटुमिनस कंक्रीट सड़क निर्माण में नया गिनीज बुक जो है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसमें? एस्फाल्ट्स बिटुमिनस कंक्रीट में। नहाई ने यानी NHAI ने बिना रुके विश्व की सबसे लंबी एस्फाल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की है। इस परियोजना का कार्यान्वयन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड पुणे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस सड़क का निर्माण NH53 पर महाराष्ट्र से अमरावती एवं अकोला जिलों के बीच में की गई। एकल लेन में 84.40 किलोमीटर लंबी एस्फाल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण 105 घंटे 33 मिनट में ही कर लिया गया। यानी 84 किलोमीटर लंबी सड़क केवल और केवल आप देख सकते हो कि लगभग 4 से 5 दिन में खत्म कर ली गई जो है कि। इस परियोजना में 2070 मीट्रिक टन बिटुमिन से युक्त 36,634 मीट्रिक टन बिटुमिनस मिश्रण का उपयोग भी किया गया है। बिटुमिनस एक कोयले का रूप होता है। ध्यातव्य हो कि इससे पूर्व बिना रुके विश्व की सबसे लंबी एस्फाल्ट या बिटुमिनस कंक्रीट सड़क के निर्माण का रिकॉर्ड दोहा, कतर के नाम पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 2019 में दर्ज किया गया था।
आइए अगला टॉपिक देखते हैं, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। अभी हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, याद होगा NFS से पढ़ा था, जिसमें उड़ीसा को पहला नंबर और आपके उत्तर प्रदेश को दूसरा नंबर मिल गया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वो अधिनियम था। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर क्लियर रहना चाहिए आपको। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई द्वारा प्रति वर्ष जारी किया था। इसके द्वारा जारी किया था। इस सूचकांक का प्रथम संस्करण 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो कि 7 जून को होता है के अवसर पर जारी किया गया। तो 7 जून को क्या होता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। यह सूचकांक पिछले वित्तीय वर्ष में राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराने के समग्र प्रदर्शन पर आधारित होता है। 7 जून 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया 2021-22 में। यह इस सूचकांक का चौथा संस्करण है और इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के निम्न 5 प्रमुख मानकों के आधार पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, ध्यान दीजिएगा, मानव संसाधन एवं संस्थागत आंकड़े अनुपालन में 30%, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में 10%, खाद्य परिरक्षण, आधारभूत संरचना और निगरानी 20%, उपभोक्ता सशक्तिकरण में भारांश 20% है। तो हालांकि इसमें 3 कैटेगरी बनाई जाती हैं। एक होते हैं बड़े राज्य, तो हमारा यूपी इसी में शामिल होगा, छोटे राज्य, और तीसरा होता है केंद्र शासित प्रदेश। तो आइए टॉप पे कौन रहा है पहले हम इसको देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे यहाँ पे तमिलनाडु है और दूसरे नंबर पे इसमें गुजरात है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। अगर हम NFSA की बात करेंगे तो उसमें ओडिशा और यूपी आते हैं पहले दूसरे, लेकिन इसमें बात करेंगे तमिलनाडु पहले पे है और गुजरात दूसरे नंबर पे है। और देख लेते हैं इससे संबंधित बड़े राज्यों में जो बिहार को मिला है वो 16वां नंबर मिला है, जबकि आंध्र प्रदेश को 17वां। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को इस सूचकांक में कुल 54.5 अंकों के साथ 8वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। और अगर हम बात करें छोटे राज्यों में तो छोटे राज्यों में सबसे पहला स्थान गोवा को और दूसरा स्थान मणिपुर को प्राप्त हुआ है। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो पहला स्थान आपके जम्मू कश्मीर को मिला है, दूसरा स्थान आपको नई दिल्ली को दिया जाता है। चलिए अगला आता है आपका राष्ट्रीय वायु खेल नीति। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की बात हो रही है। एयर स्पोर्ट्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें हवा के माध्यम से जुड़ी हुई विभिन्न खेल गतिविधियां शामिल हैं, जैसे आपका एयर रेसिंग, एरोबोटिक्स, एरो मॉडलिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, स्काई डाइविंग आदि ये सारे खेल शामिल हैं। आप इनको गूगल पे चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे बलून के माध्यम से लोग ऊपर से उड़ते हैं, नीचे आते हैं, टेक ऑफ करते हैं, यही सारे खेल हैं इसमें। 7 जून 2022 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 को लॉन्च किया। इस नीति के अंतर्गत भारत को वर्ष 2030 तक वायु खेलों के संदर्भ में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करने का खाका तैयार किया गया है कि भारत को 2030 तक, ध्यान देना, 2030 तक वायु खेलों के संदर्भ में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करने का खाका रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत में एक सुरक्षित, सस्ता, सुलभ, सुखद एवं स्थायी वायु खेल परितंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। और आगे देखते हैं, इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित वायु खेलों को शामिल किया जाएगा, जैसे एरोबोटिक्स, एरो मॉडलिंग, शौकिया निर्मित प्रयोगात्मक विमान, गुब्बारे, ड्रोन, ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग। तो ये सारे के सारे खेल हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं आराम से, लेकिन यहाँ से कोई प्रश्न बनने के चांस नहीं दिखते हैं मुझे कि खेल कौन से शामिल है, ये मुश्किल ही है। नई नीति के अंतर्गत भारत में वायु खेलों के लिए 4 स्तरीय यानी कि 4 टियर प्रशासनिक संरचना होगी, जिसमें एक सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भी होगा। एयर स्पोर्ट्स प्रमुख भारतीय खिलाड़ी कौन कौन से हैं तो इनको भी समझ लेते हैं। सुश्री शीतल महाजन को अंटार्कटिक पर 10,000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल जंपिंग करने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता है। सुश्री महाजन उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर फ्री फॉल जंपिंग करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है और बिना किसी परीक्षण के इसे करने वाली वो पहली महिला है, विदाउट ट्रायल, कोई इन्होंने ट्रायल नहीं किया था। सुश्री राहेल थॉमस उत्तरी ध्रुव पर 7,000 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं और उपयुक्त दोनों स्काई ड्राइवर्स पद्मश्री अवार्ड से विजेता भी हैं। अब आ जाता है आपका सिक्किम की राज्य तितली, जिसको ब्लू ड्यूक कहा जाता है। हालांकि जो है कि सबसे बड़ा जो तितली म्यूजियम है वो कहाँ बन रहा है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तितलियाँ, जिनको हम बटरफ्लाइज कहते हैं, प्रकृति संरक्षण की दूत हैं और एक महत्वपूर्ण जैविक संकेतक भी हैं, हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य को प्रकट करती हैं। सिक्किम में राज्य के नागरिकों के बीच तितलियों के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से
वन और पर्यावरण विभाग सिक्किम सरकार ने तितली की 2 प्रजातियों को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। और 2 प्रजाति कौन कौन सी हैं ये समझते हैं। पहली प्रजाति है ब्लू ड्यूक और दूसरी है कृष्णा पीकॉक। तो ध्यान देना, ब्लू ड्यूक ही नहीं पढ़ना है, कृष्णा पीकॉक को भी पढ़ के आपको जाना। ये दोनों ही एक तितली की प्रजाति हैं जो सिक्किम में घोषित की गई हैं। तो समझते हैं इसको। 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया है। ऑनलाइन जनमत सर्वेक्षण में ब्लू ड्यूक को 57%, जबकि कृष्णा पीकॉक को 43% मत प्राप्त हुए। ब्लू ड्यूक नाम यूरोपियंस द्वारा दिया गया था। यह एक चमत्कारिक तितली है जो नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और चीन में पाई जाती है। हिमालयी क्षेत्र में इससे मिलती जुलती प्रजाति यूथेलिया डूडा द ब्लू डचेस भी पाई जाती हैं, जबकि ऐसी ही एक प्रजाति यूथेलिया एप्लिनफेसिया भूटान में भी पाई जाती है। ब्लू ड्यूक का जो वैज्ञानिक नाम है बासारोना दुर्गा। भारत में पाई जाने वाली इसकी 2 उपप्रजातियां, एक तो ब्लू ड्यूक हिमालयन और स्प्लेंडेड ब्लू ड्यूक भी आती है। तो 2 अलग अलग आती है, ब्लू ड्यूक होती है और एक स्प्लेंडेड ब्लू ड्यूक होती है। हिमालयन जो ब्लू ड्यूक है, जिसको सिक्किम ने अपनी राज्य तितली का दर्जा दिया है, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत भारत में विधिक रूप से संरक्षित भी मानी जाती हैं। और स्प्लेंडेड की बात करेंगे, स्प्लेंडेड ब्लू ड्यूक, ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत ये भारत में संरक्षित हैं। तो ये इस तरीके से आपने देख लिया तितली के नाम वगैरह। और आप देख सकते हो अन्य राज्यों की राज्य तितलियाँ अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र की ब्लू मॉर्मन है, तमिलनाडु की तमिल यूमेन है। तो इनके कोई लॉजिक नहीं लगते मुझे कि यहाँ से पूछा जाए। यूपी का होता तो एक बार पढ़ते भी। दिल्ली हवाई अड्डा जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा। ये दिल्ली का कौन सा है? IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे कहा जाता है। दिल्ली हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिल्ली हवाई अड्डा द्वारा हाल ही में एक हरित परिवहन कार्यक्रम को अपनाया गया था। क्या किया गया था? हरित परिवहन कार्यक्रम को अपनाया गया था। इसमें क्या खास बात है कि 1 जून 2022 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो ये पहला हवाई अड्डा ऐसा बन गया है। 1 जून 2022 को हवाई अड्डे की विद्युत मांग के 94% तक की आपूर्ति एक जल विद्युत संयंत्र द्वारा की जा रही है, जबकि इस हवाई अड्डे की विद्युत संबंधित आवश्यकताओं के लगभग 6% की उपलब्धता ऑन साइट सौर ऊर्जा संयंत्रों से सुनिश्चित हो रही है। आगे देखते हैं। इस प्रकार इस हवाई अड्डे ने गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता को समाप्त कर पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को अपना लिया है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर साइड पर 7.84 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जबकि 5.3 मेगावाट क्षमता का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र कार्गो टर्मिनल पर स्थापित किया गया है। आगे देख लेते हैं। इस पहल से प्रति वर्ष 2 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी और 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने के लक्ष्य की प्राप्ति में इसकी सहायक भूमिका भी होगी। तो ये वाली सारी चीज़ें इसमें आपको जाननी थी। और यह भी ध्यान दें, इससे यह प्रदर्शित होता है कि कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनने के अतिरिक्त इस हवाई अड्डे ने दीर्घकालिक निरपेक्ष उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को भी अपनाया है, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल के 1.5 डिग्री सेल्सियस जो परिदृश्य है इसके अनुरूप है। अगला टॉपिक जिससे UPSC ने पिछली बार प्रीलिम्स में पेपर पूछा था, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा चालित हवाई अड्डा है। केरल स्थित कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा है। ध्यान दीजिएगा कि पहला हवाई अड्डा विश्व का है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होता है। 18 अगस्त 2015 को इस हवाई अड्डे पर स्थापित 12 मेगावाट पीक क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इस संयंत्र के तहत एयर कार्गो परिसर के निकट 45 एकड़ क्षेत्र में 46,150 सौर पैनल लगाए गए हैं। ज्ञातव्य है कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत निर्मित भारत का पहला हवाई अड्डा भी है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, या तो पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर या पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर ही इसे डेवलप करते थे। लेकिन ये पहला मॉडल था जो PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भागीदारी से बना है। यह पहला ऐसा हवाई अड्डा है। और आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है, नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित हो गया है 15 जुलाई 2022 को। असम और अरुणाचल प्रदेश, इन 2 राज्यों का ही नाम याद रखना।
प्रदेश सरकार के मध्य लंबे समय से लंबित सीमा विवाद, ध्यान देना, सीमा विवाद के समाधान के प्रयास के तहत नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया गया। इस घोषणा पत्र पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हस्ताक्षर किए। यह घोषणा पत्र नामसाई अरुणाचल प्रदेश में हस्ताक्षरित हुआ क्योंकि ये जगह अरुणाचल प्रदेश की है। इसका जो उद्देश्य था, दोनों राज्यों के मध्य 123 गांवों से संबंधित सीमा विवाद को न्यूनीकृत यानी कि उसको कम करना था सीमा विवाद को। इस समझौते के तहत दोनों राज्यों के बीच विवादित गांवों की संख्या को 123 से घटाकर 86 तक सीमित करने का निर्णय लिया गया कि बाकी 50 गांवों तक यानी 37 गांवों तक तो सीमा विवाद को समाप्त कर लिया जाए। तो दोनों राज्य कुल 37 गांवों के संदर्भ में विवाद को समाप्त करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत भी हो गए हैं। और ये अब जो गांव वगैरह हैं इनको समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही जान लो कि नामसाई घोषणा पत्र दो राज्यों के मध्य हुआ था, यह पूछा जाएगा। जनवरी और अप्रैल 2022 में दोनों राज्यों के मध्य आयोजित बैठकों में निर्णय लिए गए थे। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सभी सीमा मुद्दे वर्ष 2007 में स्थानीय आयोग के समक्ष उठाए गए मुद्दों तक ही सीमित रहेंगे। वर्ष 1980 में उच्चाधिकार प्राप्त त्रिपक्षीय समिति द्वारा अधिसूचित सीमा के रूप में 29 टोपोसीट्स पर चित्रित सीमा रेखा को दोनों राज्यों की सीमा के पुनर्संरेखण के लिए आधार रूप से लिया जाएगा। तो ये सब कोई काम की चीज़ नहीं है, बस इतना ही आपको जानना था। और अब हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, वो हमारा होगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे दोस्तों। और जल्दी ही मैं उसे भी लेकर आऊँगा। डेली आपको घटनासार और घटना चक्र की एक एक करंट अफेयर्स की क्लास मिल रही है, जिससे ये 3 से 4 दिन बस आप लोग धैर्यपूर्वक अच्छे से इसको बार बार रिवीजन करिए। जब तक अगली क्लास नहीं आती है तो आपको 2 से 3 दिन और लगेगा, आपकी घटनासार खत्म हो जाएगी और लगभग 4 दिन और लगेंगे, आपकी घटना चक्र भी खत्म हो जाएगी। घटना चक्र ई दृष्टि, जिससे आपके करंट अफेयर्स की दोनों ही बेस्ट मैगजीन हमारे प्लेटफॉर्म पे कवर हो जाएगी। आप लोग उसे देख देख के बार बार रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसकी पीडीएफ अवेलेबल है।